नेहा, तुमने ये क्या छुपाया है मुझसे? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं छुपाया, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। रीना अब नेहा की बात नहीं सुनती और खाट के नीचे छुपाए हुए उसके ड्राइंग को बाहर निकाल कर देखती है। नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन ड्राइंग के पीछे खुद का समय जाया मत किया करो। मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ा रही हूँ। तुम्हारी 12वीं चल रही है। अगर इस साल तुमने खुद पर ध्यान दे दिया ना तो अगली बार तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी बेटा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं 12वीं पास कर लूंगी और नौकरी भी करूंगी। आप देखना, जिस दिन मैं नौकरी करूंगी ना उस दिन आपको दूसरों के घरों में काम नहीं करने दूंगी। नेहा की बात सुनकर रीना उसको गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह नेहा पूजा करके स्कूल की ड्रेस पहने अपने घर के बाहर आती है और उसकी माँ उसके हाथ में टिफिन देते हुए कहती है, बेटा नेहा, अगर समय मिले तो ये खाना खा लेना, ठीक है? माँ, अब एग्जाम के टाइम में खाना थोड़ी ना खाऊंगी। देख लेना, अगर तुझे टाइम मिल जाएगा तो तू खा लेना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे मालकिन के घर आज जल्दी जाना है। उन्होंने कहा था कि आज उनके घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं उनके घर जल्दी आऊँ, तो तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? इतना बोलकर रीना वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नेहा अपना एग्जाम देने के लिए अपने स्कूल चली जाती है। कुछ घंटों बाद नेहा स्कूल से वापस आती है और अपने टिफिन का खाना खोल खाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर रोटी के डब्बे पर पड़ती है। माँ के लिए खाना है भी या नहीं? रीना ने खुद के लिए खाना बचाया है या नहीं, बस यही सवाल नेहा के जहन में चल रहा था। इसलिए वो अपना खाना छोड़ रोटी का डिब्बा खोलती है, जहां वो देखती है कि एक सूखी रोटी उस डब्बे में रखी हुई है। इसका मतलब माँ ने कुछ नहीं खाया। अब जब माँ ने नहीं खाया तो मैं माँ के बिना खाना कैसे खा सकती हूँ? इतना बोलकर नेहा अपना खाना वहीं छोड़ देती है और एक बार फिर पढ़ाई में लग जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसका बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है, जिसमें नेहा पास हो जाती है। रीना आज घर जल्दी आ जाती है। उसके आते ही नेहा अपनी माँ के गले से लग जाती है और खुशी से कहती है, माँ, आप कहती थी ना मुझे कि मुझे 12वीं पास करनी है। देखो, मैंने 12वीं पास कर ली माँ। आपको पता है, पूरे स्कूल में 2nd डिवीजन आई है मेरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आखिरकार तूने मेरी मेहनत को सफल कर ही दिया। हाँ माँ, अब आप देखना, बहुत जल्द मैं आपको बाहर काम करने से रोक दूंगी। बस एक बार मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। इतना बोलकर नेहा अपनी माँ के साथ थोड़ा समय बिताती है और अगले दिन जब रीना दोबारा अपने काम पर जाती है तो नेहा एक बार फिर ड्राइंग बनाने लगती है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक अमीर लड़का आता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पालम किधर पड़ेगा? लड़के की आवाज सुन नेहा उसकी तरफ जाती है और उससे एड्रेस मांगती है। दिखाइए, आपको कौन से एड्रेस पर जाना है, मैं बता देती हूँ आपको। आप यहाँ से सीधा चले जाइए, सीधा जाकर राइट मुड़ जाना। थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वीर आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर नेहा की बनाई हुई ड्राइंग पर जाती है। वाओ, ओ माय गॉड, ये ड्राइंग किसने बनाई है? कितनी खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे वो ड्राइंग दिखा सकती हैं? वीर की बात सुनकर नेहा अपनी ड्राइंग बाहर लेकर आती है और जब वो उस ड्राइंग को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। ये ड्राइंग आपने बनाई है? जी हाँ, मैंने बनाई है। क्यों, क्या हुआ? सच में तुमने निर्जीव चीज में अपनी ड्राइंग से जान डाल दी है, जान। तुम्हें पता है, अगर तुम इस ड्राइंग को बाहर बेचोगी तो कितने में बिकेगी? ये ड्राइंग हजारों रुपए में बिक सकती है। ड्राइंग बाहर 1000 रुपए में बिक जाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेली एक ड्राइंग बेचूं तो महीने का 30,000 ऐसे ही मिल जाएगा। ये ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इसको ही ड्राइंग बेचने को कहती हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि ये ड्राइंग 1000 रुपए की है? अगर तुम खरीद रहे हो इस ड्राइंग को तो बताओ। मैं इस ड्राइंग को नहीं, बल्कि ड्राइंग वाली को खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि आज से कुछ समय के बाद मेरा ड्राइंग कंपटीशन है। मुझे उसमें एक हेल्पर की जरूरत है, लेकिन तुम मेरी हेल्पर नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा हेल्पर बनूंगा। उससे जो पैसे आएंगे उसका 70% तुम रख लेना, 30% मैं ले लूंगा। अगर हम उसे जीत गए तो हमें बहुत सारा काम मिलता रहेगा और हम जाने माने आर्टिस्ट में काउंट होंगे।
मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं तुम पर? देखो मैं वीर हूं और ये रहा मेरा कार्ड, तुम इसे रख लो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। इतना बोलकर वीर वहाँ से चला जाता है, लेकिन नेहा के दिमाग में वीर की बात बैठ जाती है और शाम को जब रीना आती है तो नेहा रीना को सारी बात बता देती है, जिस पर रीना भड़कते हुए कहती है, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक जवान लड़के के साथ तो शहर जाएगी? माँ सोचो, मेरी एक छोटी सी ड्राइंग 1000 रुपए में बिकी है। अगर मेरी हर रोज की ड्राइंग 1000 रुपए में बिकी तो महीने का 30,000 हमारा कहीं नहीं जाएगा। हम आसानी से अपने घर के खर्च के साथ अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और तो और मैं आपको बाहर दूसरों के घरों में काम भी नहीं करने दूंगी। नहीं नेहा, मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। रीना की ऐसी बातें सुनकर नेहा भड़क जाती है, क्योंकि ड्राइंग करना नेहा का पैशन था और वो अपने पैशन को छोड़ नहीं सकती थी। नेहा के सामने अब 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपनी गरीब माँ को चुने या फिर अपने सपनों को, और नेहा अपने सपनों को चुनती है। उस समय तो नेहा कुछ नहीं कहती और शांत हो जाती है, लेकिन नेहा के दिमाग में बार बार वीर की बात चल रही थी, इसलिए नेहा वीर को फोन करती है। हेलो वीर, मैं तुम्हारे साथ शहर चलने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ फिर हम कब चल रहे हैं? क्योंकि मेरा कंपटीशन परसों है और हमें कल तक शहर पहुंचना होगा। मैं रात को तुम्हारा मेरे घर के बाहर इंतजार करूंगी। इतना बोलकर नेहा फोन काट देती है और कुछ घंटे बाद जब रीना अपनी बेटी नेहा के साथ सो रही होती है तो नेहा अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखती है और रात ही रात वो वीर के साथ शहर निकल जाती है। अगली सुबह जब रीना उठती है तो वो देखती है कि नेहा घर में कहीं है ही नहीं। रीना उसे चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन नेहा उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ती। अगर उसे कुछ मिलता है तो नेहा के तकिए के नीचे एक लेटर, पर क्योंकि रीना को पढ़ना नहीं आता था इसलिए वो अपनी पड़ोस की लड़की राधा के पास जाती है और उसको वो लेटर देती है। बेटा राधा, जरा इस लेटर को पढ़कर बता दे कि इसमें क्या लिखा है। नेहा सुबह से नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। राधा नेहा के लेटर को पढ़ती है, जिससे रीना को पता चलता है कि नेहा ने अपने सपनों की उड़ान चुनी है और वो अपनी माँ को छोड़कर शहर चली गई है। थोड़ी देर में ही ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद लोग रीना को तरह तरह के ताने कसने लगते हैं। बताओ, ना जाने कैसी माँ है। अरे जो अपनी बेटी को नहीं संभाल पाई वो दूसरों का घर क्या ही संभालेगी। ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है बहन। अगर रीना ने अपनी बेटी को थोड़ी छूट दी होती ना तो आज उसकी बेटी भागती ना। पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं। बताओ, भागना था तो अपनी माँ को साथ लेकर निकलती इस गांव से। एक तो हमारे गांव का नाम खराब किया, ऊपर से अपनी गरीब माँ को इस गांव के हवाले कर दिया। अगर कल को इसकी माँ को कुछ हो जाता है तो कौन पूछेगा इसको? आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। बस करो तुम लोग, मेरी बेटी भागी नहीं बल्कि वो काम से बाहर गई है। और हाँ, मैंने उस पर सख्ती दिखाई थी, शायद मैं उसे समझ नहीं पाई इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन खबरदार, जो आज के बाद तुम लोगों ने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और भी बोला तो। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। बेचारी रीना अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने घर में चली जाती है। समय बीतता है और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। रीना के दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से बाहर आती है नेहा। अपनी बेटी को इतनी बड़ी गाड़ी में देख रीना हैरान हो जाती है। नेहा, तू? हाँ माँ, मैं यहाँ आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। और हाँ, मैं उस दिन के लिए भी माफ़ी मांगने आई हूँ जिस दिन मैंने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया था। माँ, मैं आपको बहुत समझाना चाहती थी, मैंने आपको खूब समझाया भी, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। लेकिन शायद घर से भागकर मैंने अच्छा ही किया था, क्योंकि अगर मैं घर से ना भागती तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। माँ, ये गाड़ी मेरी है और आपको पता है शहर में मेरा खुद का घर भी है। मुझे नहीं चाहिए तेरी शोहरत, मुझे नहीं चाहिए तेरी गाड़ी, तेरा घर, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटा प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दे।
तुझे नहीं पता, लेकिन इन गांव वालों ने मेरा घर से बाहर निकलना दुश्वार कर दिया था। माँ, बस इसी के चलते मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। आपकी बेटी आपके ही पास है। बस फर्क इतना है कि पहले आपकी बेटी एक नौकरी करना चाहती थी, लेकिन आज उसने खुद के बलबूते, खुद के आर्ट से हर वो चीज़ हासिल कर ली है जिसकी आपने उम्मीद लगाई थी। बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार नेहा अपनी माँ रीना को अपने साथ शहर चलने को मना लेती है और इस तरह गरीब माँ के घर एक अमीर बेटी आती है जिसने गरीब माँ का सपना पूरा किया और वो उसे अपने साथ ले गई। बचपन में ही सुकन्या के माता पिता उसे चिरैया रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए थे। उसका घर बार, माँ बाप, सब कुछ रेलवे स्टेशन था। उसने अपना बचपन गरीब भिखारी बच्चों के साथ उसी रेलवे स्टेशन पर बिताया था। रेलवे स्टेशन पर एक बुढ़ी अम्मा अपने पोते चंदन के साथ चाय समोसा बेचा करती थी। चंदन हमेशा सुकन्या से दोस्ती करना चाहता था। चंदन ने सुकन्या से बातचीत की और धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन गए। सुकन्या अपना पेट भरने के लिए लोगों से पैसे और खाने की चीज़ मांगा करती थी, लेकिन एक दिन चंदन की अम्मा ने उसको समझाया, सुकन्या बेटा, तू अपना पेट पालने के लिए लोगों से भीख मांगती रहती है। क्यों ना तू मेरी तरह कोई दुकान ही लगा ले जिससे तेरा खर्चा पानी निकल जाए। बेटा, तू शुरू तो कर, तेरे पीछे तेरी अम्मा का हाथ हमेशा रहेगा। जहाँ तू डगमगाएगी वहाँ मैं तुझे थाम लूँगी। लेकिन अम्मा, आप तो मुझे छोटी उम्र से ही देख रही है कि मैं यहाँ कैसे पली बड़ी हूँ। मेरा इस दुनिया में इस रेलवे स्टेशन के अलावा और कोई नहीं है। मैं भला कोई दुकान कैसे लगा सकती हूँ? उसके लिए तो ढेर सारा पैसा होना चाहिए। बेटा, तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर। तू बस अपनी मेहनत और लगन पर ध्यान दे। तू कुछ पैसे मुझसे उधार ले ले। जब तेरी दुकान चल पड़े तो मुझे वापस कर देना। और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू अपनी दुकान बहुत ही अच्छे से चला पाएगी। लेकिन अम्मा, मुझे हिसाब किताब भी नहीं आता और मैं दुकान किस चीज़ की लगाऊंगी? अगर मेरी दुकान नहीं चली तो मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगी? अम्मा, आप मुझ पर भरोसा करके मेरी दुकान के लिए पैसे दे रही हो, लेकिन मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। चंदन के पापा मम्मी चंदन को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। तब मैं भी तुम्हारी तरह ही लाचार थी, लेकिन मुझे चंदन की अच्छी परवरिश करनी थी, इसलिए मैंने उसे पालने के लिए ये चाय और समोसे की दुकान लगाई। आखिर ये रेलवे स्टेशन तेरे लिए जितना सगा है उतना ही मेरे लिए भी है। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं हूं ना। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। बात रही हिसाब की तो तू चंदन से सीख लेना। अम्मा की बात सुनकर सुकन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अम्मा के गले लगकर रोने लगती है। बेटा, ऐसे दुखी नहीं होते। अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज आपको इस तरह मेरी मदद करता हुआ देख मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरी भगवान हो। मुझे सही राह दिखाने के लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा है। आज जब आपको गले से लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। बस बेटा, अब रोना बंद कर और सोच कि तू दुकान किस चीज़ की लगाएगी। ये ले, तब तक चाय समोसा खा और अपनी बुद्धि को चला। वो बूढ़ी अम्मा सुकन्या को चाय समोसा देती है। तभी चाय समोसा खाते हुए सुकन्या के मन में विचार आता है और वो जोर से बोल पड़ती है, अम्मा, मिल गया समस्या का हल। अम्मा, मैं भेलपुरी की दुकान लगाऊंगी जिसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ट्रेनों में जा जाकर भेलपुरी बेचा करूंगी और उससे पैसे कमाया करूंगी। अरे वाह बिटिया, तूने तो बड़ा गजब का हल निकाला है। इस रेलवे स्टेशन पर तो कोई भी भेलपुरी वाला नहीं है और सफ़र में सभी लोग हल्का फुल्का खाना खाना ही पसंद करते हैं। हल्के खाने में भेलपुरी से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। तेरी दुकान तो एक्सप्रेस की तरह तेज चल पड़ेगी। अम्मा, तो मैं कब से ये दुकान लगाना शुरू करूं? मैं तो कह रही हूँ तू कल से ही शुरू कर दे। मैं उस हीरालाल से कहकर तेरा एक छोटा सा तंबू अपनी दुकान के बगल में ही गड़वा देती हूँ। बाकी की सारी चीज़ें मैं गोदाम से उठवा लूँगी। पहली बार तो मैं तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार जब मैं तुझे करके बताऊँगी तब तो समझ जाएगी और फिर अपने सारे सामान का इंतज़ाम तो खुद ही कर लेना। ठीक है अम्मा, आप मेरे लिए इतना कर रही हो, मेरे लिए यही बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन अम्मा हीरालाल से कहकर तंबू लगवा देती है
अम्मा गोदाम से जाकर भेलपुरी बनाने का सामान लोड करवाकर दुकान पर छोड़ने के लिए कहती है। अम्मा सभी को पैसे देकर काम करवा लेती है और अब बारी थी सुकन्या को हिसाब किताब और भेलपुरी बनाना सिखाने की। बूढ़ी अम्मा को जब भी फुर्सत मिलती वो सुकन्या को भेलपुरी बनाना और हिसाब किताब करना सिखाने लगती। धीरे धीरे सुकन्या इन सभी कामों में पक्की हो गई। अब वो अपनी दुकान चलाना शुरू करती है। एक दिन ऐसे ही भेलपुरी की बाल्टी लेकर वो ट्रेन में चढ़ी और अपने ग्राहकों को बेचते हुए कहने लगी, भेलपुरी, भेलपुरी वाले भेलपुरी ले लो, भेलपुरी, ताज़ी चटपटी भेलपुरी ले लो। सुकन्या की आवाज़ सुनकर कुछ लोग उसे अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। सुकन्या सभी को 10 रुपए वाली भेलपुरी बनाकर दे देती है। सभी उसकी भेलपुरी खाकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह, क्या भेलपुरी बनाई है। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट भेलपुरी कभी नहीं खाई। आखिर कुछ तो खास बात है इस अनोखी भेलपुरी में जो और किसी भेलपुरी में है ही नहीं। हाँ, तभी तो इनकी भेलपुरी कितनी बिक रही है। दिन भर में 500 रुपए का काम तो कर ही लेती होगी। क्यों बिटिया, सही कहा ना मैंने? नहीं बाबूजी, अपनी सोच को जरा और ऊपर ले जाइए। मैं दिन भर में इससे 2 गुना कमाती हूँ। 1000 रुपए का काम तो पक्का है मेरा। मार्जिन हमेशा इससे ऊपर ही रहता है, लेकिन कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से मुझे घाटा भी होता है। खैर, मुझे आगे जाने दीजिए। मेरी भेलपुरी के लिए और ग्राहक भी इंतजार कर रहे हैं। सुकन्या उन दोनों ग्राहकों से पैसे लेकर आगे बढ़ जाती है। वो दूसरे ग्राहकों को भी भेलपुरी थमा देती है। तभी ट्रेन हॉर्न बजाकर संगीत देती है। सुकन्या उस कोच से निकलकर वापस अपनी दुकान में आ जाती है और अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहकों को भेलपुरी बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही काफी समय बाद सुकन्या अपनी दुकान की भरपाई का पैसा अम्मा को लौटाने गई। ये लीजिए अम्मा, आपके पैसे। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप ना होती तो आज मैं पहले की तरह किसी न किसी से भीख मांग रही होती। ना ना बिटिया, ये पैसे तुम्हारी कमाई के हैं। तुम इसे अपने पास ही रखो। मैंने तो सिर्फ इसलिए कह दिया था कि तुम्हें बुरा ना लगे। नहीं अम्मा, ये पैसे तो आपको रखने ही होंगे, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। अच्छा बेटा, ला ला, मैं इसे रख लेती हूँ। अब तो सब बढ़िया चल रहा है ना? सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज तो ट्रेन में 2 ग्राहकों ने मुझसे ये पूछा कि भेलपुरी बेचकर कितना कमा लेती हो। आपकी वजह से मैं उन्हें फक्र से जवाब दे पाई और वो लोग मेरी कमाई सुनकर बहुत खुश हुए। क्या सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चल, इस खुशी की बात पर तू मेरा मुंह मीठा करा। इस बात पर सुकन्या और अम्मा दोनों ही हंसने लगते हैं। अब सुकन्या रोजाना की तरह ट्रेन में चढ़कर भेलपुरी बेचा करती। एक दिन ऐसे ही वो भेलपुरी बेचने के लिए ट्रेन में तो चढ़ी, लेकिन शोर शराबे की वजह से उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन जब रफ्तार में आई तब उसे होश आया कि उसे ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर ही उतरना था, लेकिन वो उतर नहीं पाई और वो ट्रेन में रोने लगी। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरी दुकान पर कोई भी नहीं है। अम्मा भी मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं खो गई तो वो मुझे कैसे ढूंढ पाएंगी? मुझे वापस घर जाना है। कोई मेरी मदद करो। सुकन्या की रोती हुई आवाज को देखकर सभी लोग इकट्ठा हो गए और तभी वो दोनों ग्राहक भी आए जिन्होंने उसकी कमाई के बारे में पूछा था। उनमें से एक ग्राहक ने कहा, तुम तो वही लड़की हो ना जो चिरैया रेलवे स्टेशन पर भेलपुरी बेचा करती थी, लेकिन तुम इस ट्रेन में कहां से आ गई? बाबूजी, शोर शराबे के चक्कर में मुझे ट्रेन के चलने की आवाज सुनाई ही नहीं दी, इसलिए मैं ट्रेन में ही रह गई। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी मुझे नहीं पता। दुकान पर अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, तो तुम गलती से ट्रेन में रह गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम रोना बंद करो और यकीन रखो। उधर दुकान पर अम्मा और चंदन दोनों उसे पूरे रेलवे स्टेशन पर ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। काफी परेशान होने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। शाम हो चुकी थी, लेकिन सुकन्या का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अरे, कहाँ चली गई? किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया? आखिर कहाँ जा सकती है मेरी बिटिया? अम्मा, आप धीरज रखिए, मैं पुलिस को कंप्लेंट करके आता हूँ। मैं उसे आसपास के रेलवे स्टेशन पर जाकर ढूंढता हूँ। आखिर इस तरह वो कहीं नहीं गायब हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भटक गई या फिर किसी ट्रेन पर चढ़कर उतर नहीं पाई। तू जा बेटा, उसे ढूंढ कर ला। हाँ अम्मा, अभी जाता हूँ। काफी समय ढूंढने पर भी चंदन को सुकन्या कहीं नहीं मिलती। वो रात होने पर भी रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे।
तभी 2 लोगों के साथ सुकन्या वापस से चिरैया रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची थी। अम्मा और चंदन को दुखी हालत में देखकर उसने रोते हुए अम्मा को जोर से गले लगाया। अम्मा उसे अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश हुई और उनकी सांस में सांस आई। चंदन सुकन्या को देखकर मानो कहीं खो ही गया था। तभी सुकन्या अम्मा से कहती है, अम्मा, मैं ट्रेन में ही रह गई थी और कई स्टेशन के आगे पहुंचने के बाद मुझे ये 2 लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद की। इन्होंने ही मुझे यहाँ तक छोड़ा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उम्मीद खो ही चुके थे कि ना जाने हमारी सुकन्या कहाँ चली गई है, अब कभी वापस लौटेगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी हम इसका इंतज़ार करते हुए रेलवे स्टेशन पर ही बैठे रहे और आप लोगों की वजह से हमारी बिटिया सुकन्या वापस मिल गई। आप लोगों का एहसान मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो दोनों भले इंसान वहाँ से चले जाते हैं और अम्मा भी देर रात दुकान बढ़ाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब चंदन अम्मा के साथ दुकान खोलने आता है तब वो अम्मा से अपने मन की बात कहता है। अम्मा, सुकन्या कितनी भोली है ना, बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। सुकन्या तो भोली ही है, लेकिन तेरी अम्मा भोली नहीं है। वो तुझे बहुत प्यारी लग रही है ना। चंदन के बच्चे, मैं सब समझती हूँ। आखिर तेरी दादी जो हूँ, तू सुकन्या को पसंद करता है ना। अरे अम्मा, आप भी ना कुछ भी कहती हो। चंदन शर्माते हुए कहता है। अम्मा उसकी मुस्कुराहट को देखकर समझ जाती है कि चंदन क्या चाहता है। अब अम्मा चंदन और सुकन्या की शादी करवाने के मिशन पर लग गई थी और कुछ समय बाद वो चंदन की शादी सुकन्या के साथ करवा देती है। लेकिन शादी के बाद भी सुकन्या भेलपूरी बेचना नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी मेहनत से अपने भेलपूरी के काम को और आगे बढ़ाती है।